हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है दोस्तों आपका अध्याय नंबर 3। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कविता और उसके बाद कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, नाटक और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित लेखकों का सामान्य परिचय, जिसमें हम लोग देख चुके हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। और आज हम देखेंगे दोस्तों कबीरदास और तुलसीदास और साथ ही हरिवंश राय बच्चन के विषय में। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं हम लोग कबीरदास जी के विषय में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा के लेखन में निर्गुण भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म काशी में हुआ। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत के रूप में जाना जाता है और साथ ही उनका जो जन्म है वो काशी में माना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, उनका जो पंथ और संप्रदाय था इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं हो पाता, यानी कि कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके रामानंद के राम नहीं है। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोई भी प्रमाणिक नहीं है, जो भी कहने वाले लोग कहते हैं उन्हीं को ही प्रमाण माना गया है। यहाँ पे कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ या कोई भी प्रमाणिक लेख नहीं मिला है। इसके यहाँ पर देखिए, इससे प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में दुविधा बराबर बनी रही थी। यानी कि देखिए, इनके गुरु को, रामानंद जी को भी इनके गुरु माने गए और शेख तकी भी इनके गुरु माने गए, जो कि एक सूफी संत थे। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, इसीलिए ये प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में ये दुविधा बराबर बनी रहती है कि वो किस जाति से थे, किस धर्म से थे। यहाँ पर देखिए, कबीर ने एकदम सरल शब्दों में राम और रहीम के एक होने की बात कही थी। तो दोस्तों, वो भगवान राम को भी मानते थे और रहीम को भी मानते थे, इसलिए कोई भी प्रमाणिक पुष्टि नहीं हो पाती कि वो किस जाति, किस धर्म से संबंधित थे। दोस्तों यहाँ पर देखें तो कबीर जुलाहा का काम करते थे, वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्द की खिचड़ी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो उनकी जो भी भाषा है उस भाषा में, यानी कि कबीर जी के द्वारा जो भी बातें कही गई, उनके जो भी शिष्यों ने जो भी लेख लिखे हैं उसमें उन्होंने पंजाबी भाषा का भी प्रयोग किया, राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग किया और अवधी भाषा का भी प्रयोग किया। तो इस तरह से जो प्रांतीय भाषाएं थी उनका इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए इनकी जो भाषा बनी वो पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है और इसको सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। क्लियर? वे बस कहते जाते थे और उनके जो शिष्य थे वो लिखते जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो भी बोला उनके शिष्यों ने लिखा और जिस भी भाषा का प्रयोग किया वो उसी भाषा में लिखते गए। क्लियर? यहाँ पर देखिए दोस्तों, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, माया मरी न मन मरा, यहाँ पे देखिए ना कभी माया मरती है ना ही कभी मन मरता है, केवल मरता है तो शरीर मरता है और ना ही किसी की आशा मरती है, ना ही तृष्णा, ना ही लोभ, ना ही मोह, कुछ भी नहीं मरता, बस मरता है तो शरीर मरता है। और ऐसा किसने कहा? ऐसा कबीरदास ने कहा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कबीरदास जी की रचनाएं दी गई हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इनके जीवनी से संबंधित आपको लिखना रहेगा और इनकी रचनाएं लिखनी रहेंगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं लिखाया गया। जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है बस उतना ही लिखाया गया है। तो यहाँ देखिए, कबीरदास जी की जो रचनाएं थी वो बीजक, साखी, शबद, रामायणी, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली है। साखी में शिक्षापद बातें कही गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जिन भी भाई बहनों ने थर्ड सेमेस्टर मेरे
थर्ड सेमेस्टर वाली वीडियो से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि उसमें भी हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में हिंदी की। तो उसमें भी हम लोगों ने कबीर, तुलसी और इसके अलावा सूरदास सबके बारे में डिटेल से स्टडी किया था। तो अगर आपको और भी जानना है इनके बारे में तो आज थर्ड सेमेस्टर की वीडियो देख लीजिएगा। आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको वो सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप जाके उसमें देख लीजिएगा जो भी आपके सिलेबस में। इसमें देखिए कबीर, तुलसीदास और सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इन सारे कवियों के विषय में और लेखकों के विषय में लगभग ज़्यादातर लेखक और कवि के विषय में लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ फोर्थ सेमेस्टर में भी काम आएंगी। तो इसलिए आपको अगर ज़रूरत है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो जो सिलेबस में आपके जो भी लेखक और कवि हैं उनसे संबंधित आप वहाँ पे जाके पढ़िए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कबीरदास जी की रचनाओं के विषय में। तो दोस्तों यहाँ देखिए साखी शबद रमैनी के विषय में उसमें थर्ड सेमेस्टर वाले में और भी हमने डिटेल से लिखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए बीजक, साखी शबद रमैनी, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली है। साखी में शिक्षाप्रद बातें कही गई हैं। ये जो इनकी बीजक के नाम की जो रचना जिसमें साखी शबद रमैनी आती, तो इसमें साखी में शिक्षाप्रद बातें कही गई हैं और शबद जो है वो संगीतमय है जिसमें प्रेम से भरी इन रचनाओं को लोग आज भी गाया करते हैं। यानी कि आज भी जो शबद नाम से जो इनकी रचना है ये प्रेम से भरी रचना है और वो आज भी गाई जाती है। रमैनी में दार्शनिक विचार हैं। तो ये आपने यहाँ पर कबीरदास जी के विषय में देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों तुलसीदास जी के विषय में। यहाँ देखिए तुलसीदास जी साधारणतः गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाने जाते हैं। तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध दोहों और कविताओं के लिए जाने जाते हैं और साथ ही अपने द्वारा रचित यानी कि लिखित महाकाव्य रामचरितमानस के लिए वे संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हैं। तो देखिए रामचरितमानस संस्कृत में रचित है। रामायण में राम के जीवन का देसी भाषा में किया गया अनुवाद है। तुलसीदास जी का सामान्य जीवन परिचय इस प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चूंकि अगर आज हम तुलसीदास जी को जानते हैं तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति रामचरितमानस की वजह से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहे हैं या उनकी जीवनी देख रहे हैं तो रामचरितमानस का जिक्र हो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर देखिए उनके जीवन के विषय में जानते हैं। उनका पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी और उनका जन्म हुआ था संवत 1554 विक्रम संवत में। और यहाँ पर देखिए जन्म स्थान उनका था राजापुर उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था आत्माराम, माता का नाम हुलसी। शिक्षा में अगर हम देखें तो बचपन से ही वेद, पुराण, उपनिषद आदि की शिक्षाएं उन्हें मिली हुई थी। और विवाह उनका जो हुआ था वो रत्नावली के साथ हुआ था। दोस्तों रत्नावली जो उनकी पत्नी थी तो वो उनसे इतना प्रेम करते थे, एक बार वो अपने मायके चले जाती हैं तो उसके उनके पीछे पीछे बाढ़ आई हुई नदी रहती है उसको भी पार करके, और कहते हैं कि एक लाश के ऊपर ये किसी तरह से नदी पार करते हुए पहुंच जाते हैं अपने ससुराल। लेकिन जब वो वहां उस रात को पहुंचते हैं तो फिर उनको देख करके रत्नावली बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं। उनके इस व्यवहार से वो कहती हैं कि अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम में होत न तो भवित। और उनकी यही वाणी उनको लग जाती है और वो भगवान जी की शरण में आते हैं और तभी से वो भगवान राम की शरण में आने के बाद भगवान राम के विषय में रामचरितमानस की रचना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे हम देखते हैं उनकी मृत्यु के विषय में। मृत्यु है संवत 1680 विक्रम में श्रावण शुक्ल तृतीय शनिवार को राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया था इन्होंने। अब दोस्तों हम देखेंगे इनकी रचनाएं क्या हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास द्वारा रचित 12 रचनाएं काफी लोकप्रिय हैं। भाषा के आधार पर उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः 12 रचनाएं काफी लोकप्रिय हुई हैं, जिसमें 6 अवधी भाषा में और 6 ब्रज भाषा में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अवधी भाषा में रामचरितमानस, रामलला, नहचूर, बरवै रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। तो ये आप इनकी रचनाएं जरूर याद कर लीजिएगा।
और यहाँ पर देखिए ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचना इनकी है। कृष्ण गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, ये इनकी ब्रज भाषा में रचनाएं हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे देखिए हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हरिवंश राय बच्चन को आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका जो जन्म हुआ था ये 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। क्लियर दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ये जो 1907 सन दिया हुआ है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन से संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं सामाजिक अध्ययन में। हम लोग अगर कोई भी यहाँ पे मेरे भाई बहन जो भी सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे होंगे उनको मैंने डिस्कस किया था 1907 में कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। चलिए ये तो आपका एक होमवर्क हो गया कि आप इसको सर्च करिएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे हम पढ़ते हैं। हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA किया। वह 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता भी रहे। और दोस्तों यहाँ पर देखें 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य एवं काव्य पर शोध किया। वापस आने के बाद इनकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति हो गई। यहाँ पे देखिए ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और 1976 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिली। इससे पहले इनको दो चट्टाने यानी कि इनकी एक कविता संग्रह थी जिसका नाम था दो चट्टाने के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया, यानी कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 1976 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। आगे दोस्तों चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुबाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, खादी के फूल, दो चट्टाने जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और आरती और अंगारे इत्यादि जिनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, इनकी प्रमुख रचनाएं हम लोगों ने देखी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सारे जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपके अध्याय नंबर 3 तक कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह से दोस्तों अपनी मेहनत जारी रखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों आपके लिए 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर के हिंदी और सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों हमने 3rd सेमेस्टर की बात कही क्योंकि दोस्तों आपकी बहुत सारी चीज़ें टैली करती हैं 3rd और 4th सेमेस्टर की। तो जो चीज़ें आपको ना समझ में आए तो अगर आपको याद हो कि ये चीज़ मैंने 3rd सेमेस्टर में पढ़ी है तो वो चीज़ आप 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट जो है उसमें सर्च कर लीजिए जाके कि मैम ने ये चीज़ पढ़ाई है तो उसमें क्या चीज़ें बताया गया है। क्लियर? तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों आपके लिए सारे वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है 4th सेमेस्टर की जो भी आप पढ़ रहे हैं, और साथ ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी सारे लिंक मिल जाएंगे, और टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक अवेलेबल है। तो आपको जहां से भी सुविधा होगी आप वहां से अपनी स्टडी करिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।